हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू जीनियस कोचिंग एकेडमी। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी आपकी एसटी हुई थी, एसटी के 25 क्वेश्चन इंग्लिश वाले। तो चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। जो सही हुए थे तो कोई बात नहीं, जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं और उसकी जगह पर सही क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या पूछा है इसमें? पहले क्वेश्चन में पूछा है साइनोनिम। साइनोनिम किसका पूछा है भैया? स्कैंडलाइज्ड का। तो स्कैंडल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कैंडल? तो एक वर्ड यहाँ देखो लिखा है स्कैंडल। स्कैंडल सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, जब कभी कभी आता है कि ये स्कैंडल, इस स्कैंडल में पकड़े गए, इस स्कैंडल में फंसे हुए। तो ये क्या होता है? कोई कांड कर बैठते हैं। जैसे कहीं आएगा सेक्स स्कैंडल, तो ये कांड होता है, कोई घटना हुई रहती है वो। तो ये स्कैंडल हो गया। स्कैंडल को अगर हम कहते हैं स्कैंडलाइज, तो इसका मतलब ये एस लगाओ जेड लगाओ, अमेरिकन में जेड लगता है, ब्रिटिश में एस लगता है, कोई खास फर्क नहीं है। स्कैंडलाइज कर देना, उसको हमने वर्ब बना दी, तो स्कैंडलाइज कर दिया। जो स्कैंडलाइज कर दिया, जब किसी को स्कैंडलाइज कर दोगे तो अब उसमें आ जाओ सिमिलर मीनिंग ढूंढो। तो सिमिलर मीनिंग ढूंढो। यहाँ क्या दिया है? इरिटेटेड। अब इरिटेट करने का मतलब क्या होता है? आप किसी को चिड़चिड़ा कर दे रहे हो, कोई एकदम इरिटेट हो। स्कैंडलाइज करने से कोई चिड़चिड़ा इरिटेट तो नहीं है। आ गया जो स्कार्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, एफ्रेड हो गया, भयभीत हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं आया हमको साइनोनिम में। अब आ जाएगा सॉफ्ट। हाँ, अगर किसी को स्कैंडलाइज कर देते हो तो इसका मतलब स्कैंडलाइज एक तरह से कर दिया, कलंकित कर दिया। स्कैंडल मतलब कलंक होता है, तो स्कैंडलाइज मतलब कलंकित कर दिया। कलंकित कर दोगे किसी को तो उसको क्या कर दोगे? सॉफ्ट कर दोगे, ये हो सकता है। अब यहाँ क्या लिखा? वरीड मतलब चिंतित होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो कि किस तरह से साइनोनिम पूछा जा रहा है पहले की अपेक्षा और अब में किस तरह का कितना चेंज आ गया। अगर आप प्री कोरोना पीरियड के सीजीएल के पेपर देखो तो उसमें पहले कैसे पूछे जाते थे। आप किसी वर्ड की डिक्शनरी में देख लीजिए, उसका साइनोनिम एंटोनिम उन्हीं में से कोई वर्ड आ जाता था, या जो तमाम किताबें हैं साइनोनिम एंटोनिम की हैं उनमें मिल जाया करता था। अब वो नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? जो वर्ड पूछा जा रहा है उसका जो अवेलेबल ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से आपको छांटना है। जो आपने किताब में पढ़ रखा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। जो आपने डिक्शनरी से रटा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा भरोसा नहीं। जो ऑप्शंस होते हैं, इन अवेलेबल ऑप्शन में ही आपको पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस सोच करके अब छांटना पड़ेगा। तो इन वाले में पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने छांटा वो क्या था? फिर से देख लीजिए एक बार। तो पहले वाले में जो छांटा स्कैंडलाइज्ड के लिए, उसमें इरिटेटेड सुटेबल नहीं लग रहा, और स्कार्ड मतलब डरा हुआ, स्कैंडलाइज का मतलब डरा हुआ नहीं होगा, सुटेबल नहीं है, वरीड का मतलब चिंतित, ये होगा नहीं। तो ये क्या है? यही उसके सिमिलर जा रहा है। ठीक है, सेम नहीं होता, सिमिलर होता है, उसी से मिलता जुलता। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी वाला हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या है? सेलेक्ट द एंटोनिम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एंटोनिम का। आपको एंटोनिम ढूंढ के बताना है। किसका बताना है? इंसोलेंट का। वर्ड क्या है? इंसोलेंट वर्ड। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? ढीठ होता है। ठीक, ये हो गया ढ, बड़ी की मात्रा लगी, ये हो गया ठ, ढीठ। समझ में आ रहा है? तो ढीठ होना क्या होता है? ढीठ होने का मतलब हो गया कि आदमी करेजियस हो, मतलब बोल्ड। करेजियस मुसीबत सहने वाला नहीं, बोल्ड होता है। ठीक है, जो किसी के भी सामने जा सकता है, वो बोल्डनेस होनी चाहिए। और थोड़ी सी बेशर्मी होनी चाहिए, इल मैनर होना चाहिए। क्योंकि बोल्ड होना एक पॉजिटिव गुण है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा बोल्ड हो जाना मतलब एक बार मना किया गया, किसी ने कहीं से डांट के भगा दिया, फिर पहुंचे, फिर डांट के भगाया, फिर पहुंचे, ये होता है। तो थोड़ी सी बेशर्मी होनी चाहिए और थोड़ी सी बोल्डनेस होनी चाहिए और थोड़ा इल मैनर्ड होना चाहिए। क्योंकि जब आप बार बार किसी को भगाया जा रहा है, बार बार वहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब इल मैनर्ड हो। तो ये इन सारी चीजों का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? इंसोलेंट होता है। अब इसका एंटोनीम बताना है। याद रखना, एंटोनीम अपोजिट वर्ड जाना है। मैनरली। मैनरली का मतलब क्या हुआ? जिसमें मैनर्स होते हैं। अच्छा, जिसमें मैनर्स होंगे, जिसमें एटिकेट होगा, जिसमें कर्टसी होगी, वो ढीठ नहीं होगा। एक बात जान लो। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है? इसकी। जो बाकी वर्ड है उनको भी देख लो। हॉटी का मतलब क्या होता है? घमंडी। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, तब आप देखिए। ठीक, हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है? घमंडी, एरोगेंट, प्राउड या सुपरसिलियस। ठीक है, तो ये हो गए घमंडी।
ठीक है, अंग्रेजी मैंने बोल दी है, नोट कर लेना जिनको और वर्ड चाहिए होगा। हॉटी हो गया, एरोगेंट हो गया, सुपरसिलियस हो गया, ठीक है, कंसीटेड हो गया, ये सब वर्ड होते हैं। तो इंसोलेंट और घमंडी ये कुछ कुछ तो सिमिलर में जा रहा है, पूरा नहीं है, लेकिन यह है कि काफी कुछ सिमिलर होगा, ठीक है। निगेटिव साउंड का वर्ड है ये, तो निगेटिव साउंड में आ गया। रूड का मतलब क्या होगा? रूड का मतलब क्या होगा? जाहिल टाइप का होगा, जिसके अंदर मैनर्स नहीं होंगे। अभी इंसोलेंट में मैंने कहा था ना मैनर की कमी होती है, तो रूड वाले में भी मैनर की कमी होती है, शिष्टाचार नहीं होता, एटिकेट नहीं होता। तो रूड भी कैसा साउंड दे रहा है? निगेटिव साउंड दे रहा है, ठीक। अच्छा, डेफिएंट किससे बना हुआ है? डेफिएंट बना है डिफाई से। डिफाई क्या चीज होती है? डिफाई का मतलब होता है डिसओबे। डिसओबे का मतलब होता है हम किसी चीज को जब फॉलो ना करें तो डिसओबे करेंगे। तो डेफिएंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो चीजों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये भी निगेटिव साउंड दे रहा है। और जो हमारा इंसोलेंट वर्ड है वो भी निगेटिव साउंड का वर्ड है। तो सब तो निगेटिव है, निगेटिव वाला एंटोनिम, निगेटिव का निगेटिव एंटोनिम नहीं होगा। और जो मैनरली है ये क्या दे रहा है? ये पॉजिटिव साउंड दे रहा है। मतलब मैनरली का मतलब एटिकेटिक हो जाएगा, जिसके अंदर ढेर सारे शिष्टाचार होते हैं, जिस शिष्टाचार को फॉलो करता है तो मैनर होता है, उसके अंदर तौर तरीका होता है। तो ये सारे के सारे निगेटिव साउंड के वर्ड हो गए, एक पॉजिटिव साउंड का वर्ड हो गया, तो आप इसको एंटोनिम लगा लो। तो इंसोलेंट मतलब ढीठ होता है, और मैनरली मतलब होता है बड़े शिष्टाचार का पालन करने वाला। आप ऐसे डिक्शनरी में एंटोनिम ढूंढोगे तो इसका एंटोनिम, इंसोलेंट का एंटोनिम मैनरली नहीं मिलेगा। डिक्शनरी में ढूंढोगे या किसी वोकैब की किताब में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन सिचुएशंस क्या कह रही हैं? इस क्वेश्चन की सिचुएशन हमको अलाउ कर रही है हम मैनरली लगाएं, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन क्या होगा? निगेटिव साउंड के होंगे। तो जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करिएगा ना, तो इस अप्रोच को लेकर के चलिएगा। वो जो आपने रट रखा है वोकैब की बुक में, ब्लैक बुक और ये बुक और वो बुक, वो वाला काम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक। पेपर सॉल्व करना एक अप्रोच अलग चीज होती है। चलिए आगे, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में देखो इमेंस की कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इमेंस में क्या होता है? IMM, पहले तो ये समझ लो। उसके बाद क्या होगा? EN होगा, एक IM है एक मेन है इसमें। उसके बाद क्या लगाना होगा आपको? SE लगाना होगा। तो ये स्पेलिंग किसमें मिल रही है? ये मिल रही है इमेंस आपकी, तो पहला वाला आंसर सही होगा, ठीक है। इमेंस की स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक में क्या है? डायरेक्शन देख लो पहले, ये आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, यहां देखो, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दिया है कि आप एरर बताइए। क्वेश्चन क्या है? इसमें एरर अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है? ये 4, 5, 6 आपको मिल गया। ये रहा आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इतने हो गए। अब इसमें ढूंढो, आप एरर ढूंढो। तो क्या लिखा हुआ है? द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, ठीक। अब ये क्या हो गया? द लीडर एक सब्जेक्ट हो गया, S1 हो गया, और ये लिखा ऑल हिज फॉलोअर्स, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट 2 हो गया। कनेक्टर कौन सा लगा हुआ है इसमें? ये देखना। तो मैं आपको कनेक्टर दिखा रहा हूं। कनेक्टर लगा हुआ है ये विद, ठीक है। कनेक्टर विद लगा, तो दो सब्जेक्ट को हम विद से जोड़ रहे हैं। अब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल याद करो कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय प्रीपोजिशन, जब दो सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, या कुछ और भी कंजंक्शन है, जैसे एज वेल एज से जोड़ते हो, विद है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, बट है, इन सब से जब जोड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? ये वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो आर है यहाँ पे, आर किसके लिए लगना चाहिए? द लीडर के लिए लगना चाहिए। और द लीडर बीइंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इतनी बात एकदम से साफ हो गई ना, क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। एरर कहां मिली आपको? सी वाले पोर्शन में। 4 का क्या हो गया आंसर? सी हो गया। अब आ जाओ, ठीक है, 5 वाले पे। इसमें क्या लिखा इन्होंने? डू यू नो, ठीक है। क्या लिखा? डू यू नो, ये लिखा डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। ठीक, डू यू नो को थोड़ी देर के लिए हटा के पढ़ो। क्या लिखा है? whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। यहां लिखो, खाली उतने पे बना रहा हूं, whom हम बना रहे हैं, इसको इंट्रोगेट बना, whom इज द नेक्स्ट स्पीकर, whom इज
द नेक्स्ट स्पीकर, ये है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो होम इज द नेक्स्ट स्पीकर, मतलब क्या हुआ कि अगला स्पीकर कौन है, अगला वक्ता कौन है, तो आपको कहां गलती लग रही है, कौन सा पार्ट है जो गलत लग रहा है? whom इज द नेक्स्ट स्पीकर होगा या who इज द नेक्स्ट स्पीकर होगा? ठीक, जाहिर सी बात है आपको भी समझ आ गया होगा कि whom इज द नेक्स्ट स्पीकर नहीं, who इज द नेक्स्ट स्पीकर, क्योंकि ये इज वर्ब लग गई है। हमें यहां जरूरत किसकी थी? सब्जेक्ट की जरूरत थी, और सब्जेक्ट के लिए होम नहीं लगता, क्या लगता है? हु लगता है। वही सिचुएशन यहां आ जाओ, जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां, डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज, whom द नेक्स्ट स्पीकर इज, तो यहां whom ना होकर के क्या होना चाहिए था? हु होना चाहिए था। तो इसमें किसमें मिल रही एरर? इसमें आपको एरर मिल रही है बी वाले पार्ट में, तो ये 5 का क्या हो गया? बी वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 पे आ जाओ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 है, पढ़ो जरा। लिखा है कि ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर, इतना एक साथ में देखो, ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर, आगे लिखा है एवरी डे। इस एवरी डे पर ध्यान रखना, एवरी डे का मतलब क्या होता है? ये चीज रोज होती है, डेली होती है। तो जो चीज एवरी डे होती है वो क्या होती है? वो रूटीन में आ जाती है, वो हैबिट में। हालांकि ये बुखार की आदत है, बुखार की आदत है तो अब इंसान होता तो आदत होती, बुखार है तो हम क्या कहें उसको? रूटीन है, एक तरह से समझ लो। तो जो चीजें रोज रिपीट होती हैं या जो रिपीटेटिव होती हैं, जो भी एक्शंस रिपीटेटिव होते हैं वो किस में होते हैं? रेगुलर एक्शन में आ जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। ठीक है, तो रोज उसको बुखार आता है, तो यह सेंटेंस किस में होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। क्लियर? तो जो इज हैविंग लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या होगा? ही हैज, क्या होगा? ही हैज। अच्छा, पोजीशन का सेंस होता तो हैविंग कंटिन्यूअस टेंस ना होती, लेकिन ये पोजीशन वाला नहीं है, इफेक्ट वाला है, तो इफेक्ट में हैविंग का कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन यहां क्यों नहीं हो रहा है कंटिन्यूअस? क्योंकि एवरी डे लगा हुआ है और ये एक रिपीटेटिव एक्शन है। रिपीटेटिव एक्शन रूटीन हो जाता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। एक बार और समझ लिया। हालांकि यहां लिखी है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये आपको समय दे रहा, सिंस फॉर के साथ टाइम देता है, तो हम किस में लगा देते हैं? सेंटेंस को परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगा देते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तभी इज हैविंग गलत है, लेकिन ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा नहीं, फॉर द लास्ट फ्यू डेज ये लगेगा नहीं, बल्कि कौन सा लगेगा? इस सेंटेंस के साथ जिसमें लगा हुआ है इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर, इसके साथ क्या लगा? इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है एवरी डे, तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। इन केस की ये सेंटेंस कभी इंप्रूवमेंट में पूछ लिया जाता है तो इसकी जगह पर जो ही इज हैविंग लिखा हुआ है, अगर मान लो कहीं लिखा होता ही हैज हैड, तो नहीं लगेगा, हैज हैड नहीं लगेगा, ना तो ही हैज बीन हैविंग, ये भी नहीं होगा। लगेगा क्या आपका? इंडेफिनिट ही लगेगा, एवरीडे लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? आ जाओ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये अब आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए। ये डायरेक्शन क्या है? 7 to 9। 7 to 9 में करना क्या है? खाली जगह दी हुई है, ये देखो ये गैप दिया हुआ है, और ये देखो ये गैप दिया हुआ है, ये देखो ये गैप दिया हुआ है, इसको आपको भरना पड़ेगा। तो फिलर का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है, लिखा है 7th में, चिल्ड्रन मस्ट बी डैश टू देयर, और कुछ अधूरा रह गया है, इसके आगे सेंटेंस होना चाहिए था टू देयर पेरेंट्स या टीचर्स, कुछ ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, आप लोगों के साथ ये असुविधा हुई होगी, तो उस असुविधा के लिए खेद है। आई थिंक कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, चिल्ड्रन मस्ट बी डैश टू देयर पेरेंट्स या टीचर्स, ऐसे ही कुछ वहां पे लिखा रहा होगा, ये अधूरा छूट गया था। तो चिल्ड्रन मस्ट बी डैश टू देयर टीचर या पेरेंट्स जो भी लगा होगा, तो यहाँ मस्ट बी के बाद क्या वर्ड यूज होना चाहिए? एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, ओबेडिएंट होना चाहिए। ओबेडिएंट क्या है? एडजेक्टिव है, ये सुटेबल हो गया। अच्छा, ओबे का मतलब क्या हुआ? ये वर्ब हो गई, वर्ब यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि देखो मस्ट बी लगा हुआ है ना, इसके बाद में एडजेक्टिव चाहिए। मस्ट बी ओबेइंग, तो एक्शन नहीं है ना, ये कार्य का सेंटेंस ही नहीं है, तो क्या होगा? मस्ट बी ओबेडिएंट। यहाँ वर्ब की फॉर्म, वर्ब की हमें जरूरत नहीं, जरूरत है किसकी? एडजेक्टिव की। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, देखो इसमें हम आपको लिख दे रहे हैं ऐसे, चलिए
एडजेक्टिव, ये रहा एडजेक्टिव, यहाँ पे लगाना है। अच्छा, अगला वाला जो क्वेश्चन, इसमें जो और जो वर्ड दिए हुए हैं वो क्या है, देखो ओबेइंग है, ये है ओबेड। ओबेइंग क्या है, ये भी वर्ब है। ओबेड क्या है, ये भी वर्ब है। और ये ओबे क्या है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और चाहिए हमको एडजेक्टिव, और ये जो ओबेडिएंट दिया हुआ ये एडजेक्टिव है। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए यहाँ पे बताइए? इसमें आपका आंसर होगा ओबेडिएंट। ठीक, क्लियर हो गया? आप लगा तो लिए होंगे, लेकिन क्यों होगा जब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये यहाँ पे फिट लग रहा है, चिल्ड्रन मस्ट बी ओबेडिएंट, हाँ अच्छा लग रहा है तो लगा दो। अच्छा, ये अच्छा लगने वाला कंसेप्ट हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभी धोखा हो जाती है। इसलिए रीजन जानो कि यहाँ हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, बाकी तीनों क्या है, वर्ब है, इसलिए वो नहीं लगेंगे, हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। आपको इसको इस पॉइंट से समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा, एवरी मिनिस्टर इज, जो मंत्री हैं सारे के सारे मंत्री, हर मंत्री है क्या है, डैश टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद के प्रति, तो हर मिनिस्टर संसद के प्रति डैश है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया, रिस्पॉन्सिव दिया। रिस्पॉन्सिव का मतलब भी होता है क्या, जो जल्दी से रिस्पॉन्स देता है। यहाँ लिखा है रिस्पॉन्स, यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप क्वेश्चन की एनालिसिस करिए, ऊपर वाले क्वेश्चन के ही पैटर्न पर है ये। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या किस चीज की जरूरत है, जरूरत है हमें एडजेक्टिव की। ठीक, एडजेक्टिव की जरूरत है। रिस्पॉन्सिव क्या है, रिस्पॉन्सिव भैया एडजेक्टिव है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव क्या है, एडजेक्टिव है। रिस्पॉन्स क्या है, ये नाउन है, तो नाउन है तो ये तो कटा, ये नहीं लग सकता। ठीक, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये भी नाउन है, जिम्मेदारी। ठीक है, रिस्पॉन्स भी नाउन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये भी नाउन है, तो ये भी कटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी। अब रिस्पॉन्सिबल बचा, रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है, तो आपको दो एडजेक्टिव मिल गए। अब मामला फंस गया, दो एडजेक्टिव मिल गए, रिस्पॉन्सिव लगाओगे या रिस्पॉन्सिबल लगाओगे। यहां से आपने पार्ट ऑफ स्पीच तो डिसाइड कर ली कि मतलब एन एडजेक्टिव शुड बी सुटेबल फिलर फॉर द गैप, एंड यू फाइंड टू एडजेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, तो विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट, कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो चलिए आप रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल का मतलब समझिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो तुरंत प्रतिक्रिया देती है, रिस्पॉन्सिव। जैसे आग में घी डालोगे तो जैसे घी तुरंत क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिव है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो कोई ऐसी चीज जो तुरंत प्रतिक्रिया दे, ठीक है, पेड़ है सूख रहा, उसमें पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक, मतलब सूखे रहते हैं, रात में बारिश होती है, सुबह देखो पेड़ एकदम हरे हरे हो जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिव है। और रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबल जो उत्तरदायी होता है, इसमें मॉरल सेंस है, क्या है इसमें, नैतिकता वाला सेंस है। जवाबदेह उत्तरदायी, तो जवाबदेह वाले में क्या लगाते हैं, रिस्पॉन्सिबल लगाते हैं। ठीक है, किसी चीज किसी क्रिया के प्रति जो रिएक्शन आता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। तो पार्लियामेंट के प्रति ये रिएक्शन, क्रिया का रिएक्शन वाला नहीं लगेगा, बल्कि कौन सा लगना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल वाला लगना चाहिए। तो आपका सुटेबल आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी वाला होगा। ठीक, आगे बढ़े। आई थिंक कि अब तो आपको ये बात क्लियर हो ही चुकी होगी। अब आते हैं हम लोग 9 वाले पे। ठीक, 9 वाले में क्या दिया है, शी हैड अ डैश टॉक विद हर फ्रेंड। अरे यार, कोई दोस्त जब अपने दोस्त से मिलता है तो कैसी बातचीत करता है, हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट का मतलब क्या हुआ, एक इंटीमेट टॉक होता है, एक इंटीमेट कन्वर्सेशन होता है, बड़ी घनिष्ठ, बड़ी गोपनीय, बड़ी प्राइवेट, तो हार्ट टू हार्ट टॉक होता है। ठीक है, हार्ड टू हार्ड होता नहीं ना, ये हार्ड टू हार्ट होता है। ठीक है, और हार्ट टू हार्ट भी नहीं होगा, ये क्या होता है, हार्ट टू हार्ट टॉक होता है। इसमें इंटीमेट बातचीत की जाती है, इंटीमेट टॉकिंग होती है। तो ये हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 के बाद ये डायरेक्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितने के लिए डायरेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए। तो 11-12 के लिए जो क्वेश्चन है इनको पढ़ लेते हैं। तो ये है इडियम का क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ इडियम ही तो है, ये इडियम और फ्रेज दिए हुए हैं। तो थोड़ा एक काम करते हैं, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको थोड़ा और दिखाई दे, ये इतना बड़ा कर लेते हैं ना। ठीक है, मैं दिखूं ना दिखूं कोई बात नहीं है, आपको ये दिखना चाहिए। लिखा है बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना, और बाइट मतलब क्या होता है, काटना। सपोज एक जरा इमेजिन करो कि एक कुत्ता है जिसका भौंकना ज्यादा खतरनाक है उसके काटने से।
अब इसका मतलब निकालो, मतलब निकालो। तो क्या लिखा है कि ये जो लिखा हुआ ना ये एक्चुअली थ्रेट है। स्पेलिंग क्या होगी? THREAT, थ्रेट है ये, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, जो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई उस कार्रवाई से कहीं ज्यादा खतरनाक तो वो धमकी थी। ठीक आ तो रहा है, मतलब काटने से ज्यादा खतरनाक भौंकना था, मतलब एक्शन से ज्यादा खतरनाक धमकी थी। तो ये तो सुटेबल है ए वाला। अब इसमें क्या लिखा है कि टेम्पर कैन नॉट बी कंट्रोल, गुस्सा टेम्पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना, ये उसके सुटेबल नहीं है। लिखा है फेरोसियस स्कॉल्डिंग हर्ट मोर, फेरोसियस मतलब खूंखार डांटना, हर्ट मोर देन इरेक्शन, ये भी नहीं होगा। एंगर इज ऑलवेज जस्टिफाइड, गुस्सा हमेशा जस्टिफाइड होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर क्या बनना चाहिए? सबसे सुटेबल आंसर यही होगा, थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, जो धमकी थी वो कार्यवाही से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ठीक, तो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भैया, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लिखा है थ्रो काशन टू द विंड्स। काशन का मतलब क्या होता है? सतर्कता होती है। ठीक, क्या होगा? सतर्कता। रुको, अच्छा इसको क्लियर करके हम फिर पढ़ाते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, थ्रो कॉशन टू द विंड्स। तो काशन का मतलब क्या हो गया? सतर्कता हो गई, ये ले लो, सावधानी या सतर्कता, कॉशन। अगर आप कॉशन को, अगर आप सतर्कता को हवा में फेंक देते हैं, सतर्कता हवा में फेंक देते हैं, मतलब क्या हुआ? आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, ना हेलमेट लगाए हैं, ना इंडिकेटर दे रहे हैं, तो ये कॉशन हो गया, ये सतर्कता होती है। अगर आपने सतर्कता या कॉशन को हवा में उड़ा दिया तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? नियम कानून को आप ताक पर रख दे रहे हैं, बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही रेकलेस हैं आप, बहुत केयरलेस हैं आप। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या होगा? टू बी फियरफुल, बिल्कुल नहीं, फियरफुल होते तो कॉशन को हवा में थोड़े उछाल दे। टू वार्न अदर्स नॉट टू वार्न अदर्स नॉट टू ट्रेवल, तो दूसरों को ये कहना कि आप ट्रेवल ना करें, ये भी गलत हो गया। टू बिहेव रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब क्या होगा? एकदम लापरवाही से बिहेवियर करना, तो यही हमारा आंसर होगा। टू बिहेव विद केयर, ना केयर एंड कॉशन से कहाँ बिहेव करें? केयर को तो हवा में उड़ा दिया, तो ये हो गया। ठीक, अब आ जाओ 12 नंबर पे। 12 नंबर पे क्या होगा? इल एट ईज। तो ये जो वर्ड है वो क्या है? इल है, ILL है, इल एट ईज। तो ईज का मतलब क्या हो गया? कंफर्ट होता है, राहत है। अगर आपका कंफर्ट बीमार है, ठीक, अगर आपकी जो राहत है, जो रिलीफ है, जो रेस्ट है, जो आपकी, वो क्या है? वो इल है। इल का मतलब क्या हो गया? बैड हो गया। ठीक है, तो कंफर्ट अगर बैड है तो क्या हो गया आपका? क्या हो जाएंगे? अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, है कि नहीं? चलो, इल एट ईज, एक बार इसको क्लियर कर देता हूं तब बताता हूं आपको। इल एट ईज, आपका ईज जो है वो इल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप हैं अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल के लिए क्या लगाओगे? अनवेल का मतलब बीमार होता है। अच्छा, यहाँ बीमार की बात नहीं करें। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, धोखा कहाँ है? धोखा है कि आप इस इल को देख करके अनवेल लगा देंगे तो ये बीमार वाला हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये इल एट ईज है, वो बीमार नहीं है। ठीक है, इरिटेटेड का कोई लेना देना नहीं, कंफ्यूज का कोई लेना देना नहीं, क्या होगा? बल्कि वो अनएजी होगा। ईज का मतलब क्या हुआ? कंफर्ट, और कंफर्ट इल हो गया, उसका मतलब क्या होगा? वो अनएजी हो गया, वो बेचैन हो गया। तो आपका आंसर जो है ना वो ए ना होकर के क्या होगा? सी होगा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई डायरेक्शन 13 से लेकर के कहां तक? 15 तक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको, ये आराम से पढ़िए। ठीक, ये रहा। तो इसमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में देखो लिखा है एन एक्शन आर इवेंट दैट हैपेंस बिफोर एनदर इंपॉर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट। नाटक देखा है? तो नाटक आप लोगों की पीढ़ी में तो देखा नहीं होगा, कभी टीवी पे आता है नाटक तो देख लिया करो। जो मेन नाटक होता है, मेन नाटक के पहले उसका छोटा सा एक प्रहसन होता है 10 मिनट का करीब,
वो प्रहसन बताता है कि इस नाटक में आगे क्या क्या होने वाला है, पूरे नाटक का इंट्रोडक्शन कर देता है वो, ठीक है। तो उस तरह के पूरे मतलब आगे चल के क्या होने वाला है 3 घंटे में, उस पूरे नाटक को इंट्रोड्यूस करने वाला जो एक्शन होता है, जो पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो उसको क्या कहोगे, फॉरवर्ड कहोगे? तो फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड में यहाँ WA होगा, ठीक नहीं, WO ही ठीक है, ये फॉरवर्ड दूसरा वाला है ना। तो फॉरवर्ड किताबों में पढ़ा होगा ना, फॉरवर्ड भूमिका सुना होगा, भूमिका कोई किताब उठाओ तो उसमें फॉरवर्ड लिखा होता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, उसमें लिखा होता है, तो थोड़ी सी भूमिका की होती है कि आगे चले के टॉपिक में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, तो वो फॉरवर्ड भूमिका होगी। तो एक किताब की भूमिका नहीं है, बल्कि क्या है, नाटक का प्ले है, नाटक में एक्शन किया जा रहा है, तो ये तो लगेगा नहीं, किताब की भूमिका नहीं। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्वज होते हैं। तो यहाँ पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पूर्वज कोई घटना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया काम से। अब आ गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, ये उपसर्ग होता है जो नए शब्द बनाने के लिए लगा दिए, जैसे लाइक है, लाइक के पहले डिस लगा दिया, डिसलाइक, तो डिस क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ये भी काम का हमारे नहीं है। अब 3 हमारे काम का नहीं है, तो चौथा कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे काम का है। तो क्या होगा आंसर, आंसर आपका हो जाएगा भैया प्रिल्यूड। प्रिल्यूड होता है नाटक में, एक तरह का नाटक होता है, नाटक का एक पार्ट होता है, नाटक में से ही एक छोटा सा सीन कोई निकाल करके नाटक की शुरुआत में दिखा देते हैं। फिल्मों में भी कभी देखा होगा कि जैसे आगे चल के फिल्म में बीचों बीच कोई मर्डर होना है, तो जो फिल्म की ओपनिंग सीन होती है ना, उसमें मर्डर दिखा देते हैं, वही मर्डर आगे चल के उसी पर बेस्ड पूरी स्टोरी होती है। तो वही पूरी स्टोरी का इंट्रोडक्शन देने वाली कोई घटना जो शुरुआत में दिखा दी जाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रील्यूड, और ये रहा आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे 14 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो पहले सेंटेंस को पढ़ो। सेंटेंस में क्या लिखा है कि एक कंप्यूटर प्रिंट आउट, कंप्यूटर प्रिंट आउट मतलब कंप्यूटर से कोई प्रिंट आउट निकाला, किस बात के, लिखा है सेंट आउट बाय अ बैंक, बैंक जो हमको कंप्यूटर प्रिंट आउट देती है, रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स योर अकाउंट, आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा किया गया, आपके अकाउंट से कितना पैसा निकाला गया, इस बारे में जो लेखा जोखा होता है। पासबुक प्रिंट कराए हो ना, तो जो पासबुक प्रिंट कराते हो उसी को क्या कहा जाता है, या एक कागज पर निकाल के दे देते हैं कि साल भर में आपने कितना टर्नओवर किया है, क्या ट्रांजेक्शन किया है। तो उसको टेक्निकल भाषा में, बैंकिंग की भाषा में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बैंक ड्राफ्ट आप जानते हैं, ड्राफ्ट क्या चीज होती है, ओवर ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, जितना आप चेक काट सकते हैं उससे ज्यादा का काट दिए। पेई का मतलब क्या हुआ, जिसको पैसा देना है। जबकि बैंक जो स्टेटमेंट देती है आपके ट्रांजेक्शन का, उसको क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये रहा 15, क्या कह रहे हैं 15 में भाई, क्वेश्चन पढ़ो। 15 में कह रहे हैं कि रिफ्रेश एंड रिवाइव, रिफ्रेश एंड रिवाइव। रिफ्रेश मतलब एकदम तरोताजा कर दे, रिवाइव का मतलब क्या हो गया, बूढ़े को जवान कर दे। समझ में आया, मतलब आप थक गए हो एकदम से, जैसे च्यवनप्राश समझ लो उसको, और क्या, जैसे बूढ़े हड्डियों में ताकत आ जाए तो रिवाइव हो जाता है। रिफ्रेश एंड रिवाइव के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, वाइगोरेट। वाइगोरेट, अरे जी बनना चाहिए। तो चलिए हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो रिफ्रेश एंड रिवाइव, इसके लिए एक वर्ड यूज करते तो वाइगोरेट, VIGORATE, वाइगोरेट। वाइगोरेट का मतलब क्या होगा, एकदम से री एनर्जाइज कर देना। मतलब कितना भी कमजोर हो कोई, कितना भी थक गया हो कोई, उसको मतलब 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिया, खून की 1 बोतल चढ़ा दी, एकदम टर्न हो गया, वो तंदुरुस्त हो गया, उसके अंदर फिर से एनर्जी आ गई। तो वही वाइगोरेट का मतलब क्या हुआ, एनवाइगोरेट। ये मिला, तो वाइगोरेट को वर्ब बनाने के लिए इसमें एन लगा दिया, एनवाइगोरेट, तो यही वाला वर्ड लगेगा। एनर्जाइज कर देता है, ठीक, रिवाइटलाइज कर देते, री एनर्जाइज कर देते, इनवाइगोरेट कर देते, तो ये सारे वर्ड लगेंगे। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की छानबीन करना। इनविजिलेट का मतलब क्या होता है, ड्यूटी में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पे जो ड्यूटी करते हैं उनको क्या कहते हैं, इनविजिलेटर। तो उनके काम को क्या कहा जाता है, इनविजिलेट करना। किसी कक्ष में एग्जामिनेशन परीक्षा हाल में जो ड्यूटी करते हैं उसको कहते हैं इनविजिलेट करना। और इनवैलिडेट क्या होता है, इनवैलिडेट, तो पहले आप इसका रूट वर्ड ले लो। इनवैलिडेट का मतलब रूट वर्ड इसका क्या हो गया, वैलिड। वैलिड का मतलब क्या होता है, जो लीगल है, जो कानूनी है, ठीक है।
तो वैलिड मतलब जो लीगल है, कानूनी है। तो वैलिडेट का मतलब क्या होता है, इसी में लगा दो एटी। तो वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को लीगल अनाउंस करना। तो अनाउंस करना कि ये चीज लीगल है, सही है, कानूनी है। और इसी के पहले इन लगा दो तो इनवैलिडेट हो गया, मतलब ये घोषित करना, ये अनाउंस करना कि ये चीज अगेंस्ट लॉ है और ये गलत है, तो इनवैलिडेट हो जाएगा। समझ में आ गया चारों वर्ड? आपको चारों वर्ड समझ में आ गए और आपका आंसर क्या होगा, इनवाइगोरेट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये 16 से लेकर के 20 के बीच में है। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। इतना बड़ा तो आई थिंक ठीक है, फिर भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आप आई थिंक कि आपको ठीक ठीक दिखाई दे रहा होगा इतना। आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ लिखा है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट जाने की कोई जरूरत नहीं, इतने में आप बात को समझो। जो पोर्शन अंडरलाइन किया गया है अगर वो इनकरेक्ट है, अच्छा एरर वाले में है इनकरेक्ट है तभी इनकरेक्ट है। अच्छा इंप्रूवमेंट वाले में क्या होता है कि अगर जो स्टेटमेंट, जो वर्ड दिया है, जो फ्रेज यूज किया गया उससे बेटर कोई आ जाता है तो भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब इंप्रूवमेंट करने में कोई जरूरी नहीं कि वो इनकरेक्ट ही हो, करेक्ट सेंटेंस का भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। इफ यू कैन से इन बेटर वे तो वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है, अंडरलाइन पोर्शन कितना है, एक्सेप्ट हिम। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सेप्ट हिम के बाद, एक्सेप्ट हिम के बाद दिया है नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। एक्सेप्ट हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन, मतलब उसके अलावा उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे सकता है। तो एक्सेप्ट हिम जो थे, एक्सेप्ट हिम ये इनफॉर्मल यूज है। इनफॉर्मल का मतलब हम लोग बोल चाल में एक्सेप्ट के बाद सीधे वर्ड लगाते, एक्सेप्ट लगाते, जबकि होता है एक्सेप्ट फॉर। क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर, ये होता है जनरल, ये मतलब एक फॉर्मल होता है जो कह सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें एक्सेप्ट के साथ फॉर लगता है। जो हम लोग कोलोक्वियल में या बोलचाल में बोलते हैं तो खाली एक्सेप्ट लगा देते हैं, जैसे आई कैन ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट लड्डू, लड्डू छोड़ के मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो एक्सेप्ट लड्डू नहीं, ये तो बोलचाल में हो गया कोलोक्वियल में। जबकि फॉर्मल में क्या होता है, आई कैन ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर लड्डू, तो ऐसे होता है, फॉर लगाया जाता है। तो अगर यहाँ हमें एक्सेप्ट के बाद फॉर मिल जाता है, एक्सेप्ट फॉर हिम, तो हम इसको इंप्रूव कर देंगे। हालांकि वो इनकरेक्ट नहीं है, बोलचाल में सही है, इनफॉर्मल में सही है, लेकिन फॉर्मल, चूंकि एग्जाम में फॉर्मल लैंग्वेज फॉलो करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इंप्रूव कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ कर दिए एक्सेप्ट फॉर हिम कर दीजिए। क्लियर हो गई जनी बात? अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है भाई, 17 में है कि द कॉमन फ्रूट फ्लाई, द कॉमन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई क्या होती है, ये फलों में एक मक्खी पाई जाती है, कॉमन फ्रूट फ्लाई इज टेक्निकली, ये बीच का गैप हटा दीजिए, क्या है ये, टेक्निकली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला। जो फ्रूट फ्लाई होती है, कॉमन रूप से जो फ्रूट फ्लाई होती है उसको क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला। तो टेक्निकली कॉल्ड एज, टेक्निकली कॉल्ड नहीं, टेक्निकली कॉल्ड नहीं होता। देखो कॉल्ड एज मतलब क्या होता है, इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कॉल्ड एज मतलब इस नाम से पुकारा जाता है। जैसे मेरा नाम, मान लो घर पे मेरा नाम कुछ और, सपोज करो कि मेरा नाम बड़े है, छोटे है, कुछ इस तरह से कर दिया जाता है। एकेडमिकली मेरा नाम कुछ और है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो उसका नाम है विनोद कुमार, विनोद कुमार, घर पे विक्की विक्की बुलाते हैं, तो घर पे क्या होता है, ही इज कॉल्ड, विनोद कुमार इज कॉल्ड एज विक्की एट होम, घर पे उसको विक्की कहा जाता है, तो विक्की कहा जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये किसी इंडिविजुअल के सेंस में आएगा। अब विक्की कॉमन में वो सारे लड़कों के लिए तो नहीं हो गया ना, तो जो जनरल सेंस होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, नोन एज। ठीक, अब आ जाओ मुद्दे पे। ठीक, एग्जाम्पल से हटो, मुद्दे पे आ जाओ। यहां जो लिखा है कॉल्ड एज, वो एक पर्सन के लिए यूज किया जाता, जैसे घर पे आपका नाम कुछ और है तो फिर कॉल्ड एज हो जाएगा। ठीक है, या कोई चीज हो जिसको कहीं पे, जैसे किसी लोकल एरिया में उसका कोई और नाम है तो वहां कॉल्ड एज कर सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया में या साइंस सब्जेक्ट में होल सोल एक यूनिवर्सल रूप से अगर किसी को किसी नाम से जाना जाता है तो वो कॉल्ड एज नहीं होगा, बल्कि वो क्या होना चाहिए, इज नोन एज, वो इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, नोन एज लगाओगे, सी वाला ऑप्शन, कॉल्ड एज नहीं लगाना है। ठीक है, वो इसका यूज जो है वो लिमिटेड है, सीमित दायरे में होता है, और नोन एज का क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, वो एकदम यूनिवर्सल रेंज में यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम लोग 18, 19 और 20 पर पहुंच रहे हैं। ठीक है,
18, 19 और 20 पे आ जाओ। तो ये क्वेश्चन है, तो जरा सा इनके लिए भी हम जगह बनाते हैं। ये रहा आपका, थोड़ा बड़ा कर लूँ तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो आसान रहेगा आपको। चलो क्वेश्चन है गिव द टिकट्स, ठीक है, गिव द टिकट्स टू, लिखा है whom ever comes first, whom ever। अच्छा एक बात बताओ, ये कम्स क्या है? कम्स है वर्ब, तो वर्ब के पहले आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, बिना उसको देखे आप बताओ। कम वर्ब के पहले आप यूज करोगे ना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में whom लगता है कि हो। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं आपको समझा चुका हूं, जिसमें हु इज द नेक्स्ट स्पीकर ऐसे लिखा था, whom इज द नेक्स्ट स्पीकर, उसमें मैंने लिखा था हु इज द नेक्स्ट, whom नहीं होता, हु इज द नेक्स्ट स्पीकर होगा। वैसे इसमें whom ever comes, तो comes वर्ब है तो इसके पहले whom लगाओगे या who लगाओगे, तो लिखोगे whoever comes first, ना कि whomever। ठीक, वही बात पुरानी वाली याद करिए। अब इसका आंसर आप लगाइए, क्या होगा, whoever comes first, ना कि whomever। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ये विच लगेगा नहीं यार, ये पर्सन के लिए यूज करना है, किसको टिकट देना है, तो किसी जानवर को थोड़े ना टिकट देना है। ठीक है, ये सब हटाओ, व्हाटएवर भी नहीं होगा। तो क्या होगा, whom और who में यहाँ who लगाना चाहिए, क्योंकि हम वर्ब के लिए लगा रहे हैं, सब्जेक्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ, लिखा है दो वेरी यंग, कोई बच्चा है, बच्चा कौन है, ये सी है, लड़की है, दो वेरी यंग बहुत छोटी है, उम्र में बहुत छोटी है। सी हैज अ सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई, सी हैज अ सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई यहाँ किस लिए लगा हुआ है, इमेजिनेशन के लिए लगा हुआ है, कल्पनाशीलता के लिए लगा हुआ है। तो सी हैज अ सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई, तो फ्लाइंग हाई नहीं होगा, क्या होगा इसके लिए, कल्पनाशीलता। तो इमेजिनरी नहीं होता, काल्पनिक होगा, ये एडजेक्टिव होगा। क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इमेजिनरी काल्पनिक यहाँ लगाना नहीं। सेंस ऑफ के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा। तो इमेजरी भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इमेजिनेशन। तो शी हैज अ हाई सेंस ऑफ इमेजिनेशन, ना कि फ्लाइंग हाई। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ कहा द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने की स्टाइल में जो सबसे बड़ी चीज होती है, या स्पीकिंग, लिखो द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, लिखने या बोलने की स्टाइल में जो सबसे बड़ी चीज होती है, क्या है, इज टू हैव अ यूज ऑफ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार, हिंदी में पढ़ा होगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो वैसे ही सिमिली उपमा होती है, मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ आ जाओ, हैव अ सेंस ऑफ मेटाफर, हैव अ यूज ऑफ मेटाफर। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, तो ऐसे, अब ये सेंटेंस खुद ब खुद बता रहा है, टू हैव का मतलब ये चीज आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद लिखा आ यूज। जब हैव लिखा है तो यूज क्यों लिखा है कि नहीं, टू हैव लिखा है तो यूज क्यों। हैव का मतलब होता है आप उसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, और यूज का मतलब भी होगा यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हैव और यूज तो दोनों नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, नॉलेज लगना चाहिए। तो टू हैव अ नॉलेज, नॉलेज आपके पास होगी ना, पोजीशन में हैव के साथ नॉलेज लगा कि मतलब टू हैव अ यूज होगा, टू हैव अ यूज या टू हैव अ नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, ये जो आ लगा हुआ है वो भी हटेगा यहाँ से। ठीक है, एक बार फिर क्लियर करके दिखा रहा हूँ। टू हैव आ के बाद जो ये जो लिखा हुआ है ना पूरा ये भी जाएगा, ये इतना जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ नॉलेज लगाएंगे तो नॉलेज के पहले आ लग नहीं सकता है। आ नॉलेज, टू हैव आ नॉलेज ऑफ मेटाफर नहीं होगा, टू हैव नॉलेज ऑफ मेटाफर। तो ये आ यूज यहाँ से हटा दो, यहाँ क्या लगेगा, टू हैव नॉलेज ऑफ मेटाफर। यहाँ कमांड और नीड की बात नहीं है, नीड ऑफ मेटाफर नहीं है, बोलने और उसमें मेटाफर के नीड की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा 21 से लेकर के 25 तक है। मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को आराम से दिखाई दे। ये रहा आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ये इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, आ जाइए। तो इसमें डायरेक्शन क्या है, 21 से लेकर के 25 तक, ये क्या है, एक पैसेज है। ठीक, पैसेज कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक पैसेज है। अब इस पैसेज पर बेस्ड क्या होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन होंगे। तो पैसेज आपको पढ़ा देता हूं। देखिए इसका जो प्रॉपर तरीका होता है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको सलाह दिया हूं उसमें मैंने क्या बताया था, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। चलो मैं उसी तरीके से करा भी देता हूं। ठीक है, उसी तरीके से कराता हूं आपको जो क्वेश्चन है। तो ये आ जाओ, क्वेश्चन हो गए ये। ठीक, तो ये रहे आपके क्वेश्चन
और पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सीधे पहुंचेंगे पैसेज और आंसर उसके बाद ले लेंगे। यहाँ लिखा है कि व्हाई डज द स्पीकर से दैट हिज सेल्स वर पुअर। इस पैसेज में स्पीकर ये क्यों कहता है कि उसकी सेल्स बहुत खराब थी, उसकी बिक्री बहुत खराब थी। ठीक है, सेल्स वर पुअर, आपका मेन वर्ड क्या हुआ, सेल्स वर पुअर, और क्या देखना है, व्हाई, सेल्स क्यों खराब थे, बाकी चीजें छोड़ दो, गुड वर्ड, दिमाग में क्या रखना है, सेल्स वर पुअर का कारण, पुअर सेल का कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। हाउ डिड द बॉयज मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग आफ्टर द स्पीकर। ठीक है ना, हाउ डिड, अब ये लिखा है ना कि मेथड, बॉयज मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग, यहाँ लिखा है अफेक्ट। ठीक है, तो जो बच्चा है उनकी दुकान पे जो लड़का है जो इस अकाउंट कीपिंग करता है, जो अकाउंट बनाता है, उसका जो हिसाब किताब रखता है, कितना बेचा कितना खरीदा, उसका अकाउंट कीपिंग उसको कैसे इफेक्ट करता है। तो अकाउंट कीपिंग का इफेक्ट, ये आप मेन वर्ड है, की वर्ड आप अपने दिमाग में रखो। हमें पैसेज में से अकाउंट कीपिंग का इफेक्ट देखना है। ठीक, क्यों इफेक्ट करता है, और खासतौर से यहाँ हाउ लिखना है। ठीक, जो तीसरा आपका क्वेश्चन इसमें आएगा, तीसरा क्वेश्चन पे आओ। ठीक, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि व्हाई, ये व्हाई डिड द पब्लिक कंप्लेन, पब्लिक की कंप्लेन क्या है, यहाँ पे आप आ जाओ। पब्लिक की कंप्लेन क्या थी, लोग क्या कंप्लेन कर रहे थे। 24 में क्या है कि वेयर डिड द ऑर्डर टू क्विट कम फ्रॉम, जो ऑर्डर है, ऑर्डर टू क्विट मतलब क्या हुआ, वहां से छोड़ने का ऑर्डर कहां से आया था, किसने वो आदेश दिया था। 25 में क्या है कि व्हाई डिड स्पीकर सेड टीयर्स, यहाँ आ गया सेड टीयर्स, उसने आंसू क्यों बहाए। इतनी चीजों पर हमको ध्यान देना है। एक बार फिर से देख लो, पब्लिक की कंप्लेन क्या थी, और ऑर्डर कहां से आया था, और वो आंसू क्यों बहा रहा था, और जो बच्चा है वो अकाउंट कीपिंग में क्या गड़बड़ी कर रहा था, और सेल्स क्यों पुअर थी। इतनी चीजें आ गई। अब पैसेज पढ़ो और उसी में से ढूंढो आंसर। पैसेज क्या है देखो, इसमें है कि माई वरीज, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है, अब करते हैं आराम से। माई वरीज वर इंक्रीजिंग, मेरी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। द बॉय एट शॉप वॉज बिकमिंग मोर क्लैमरस, जो दुकान पे बच्चा रख रखे थे हेल्प के लिए, वो ज्यादा क्लैमरस होता जा रहा था। माई सेल्स वर पुअर, ये हमारे काम का है। ठीक, माई सेल्स वर पुअर, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा अलग कलर में कर देते हैं। माई सेल्स वर पुअर, इस पे क्वेश्चन था, पूछा गया था कि सेल्स क्यों पुअर है। ठीक, अब ये कारण बता रहे हैं, एज माई सेल्स वर पुअर, कारण क्या बता रहे हैं, क्योंकि द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का, यही कहा था मैं। अब आगे आ जाओ। इसके बाद आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़िए पहले। पैसेज में क्या लिखा है कि माई कैश रिसीप्ट्स वर गोइंग डाउन एंड माई क्रेडिट सेल्स अलोन फ्लोरिश्ड, उधार बढ़ता जा रहा था, नगद कम आ रहा था। अब लिखा है कि होलसेल मर्चेंट्स हु सप्लाइड मी विद गुड्स स्टॉप्ड क्रेडिट टू मी, जो होलसेलर्स मुझे सामान दिया करते थे उन्होंने मुझे सामान सप्लाई करना बंद कर दिया था। आगे लिखा है यहाँ बॉयज मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग, मिल गया हमें क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन क्या है, यही तो था, बॉयज का, उस लड़के का अकाउंट कीपिंग का मेथड इतना ज्यादा इनको परेशान क्यों कर रहा था। तो लिखा है द बॉयज मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग वाज सो chaotic दैट आई डिड नॉट नो वेदर इट वाज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये कारण था। तो ये आपको दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया ये, और ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया ये। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें आंसर जब मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, निशान लगाना होगा। यह लिखा है कि ही प्रोड्यूस्ड कैश फ्रॉम द काउंटर इन अ हैब्जर्ड मैनर, वो जो कैश निकालता था काउंटर से वो हैब्जर्ड मतलब ये एकदम से घोल घाल वेल करके। एंड देयर वर इमेंस गैप्स, इसी इमेंस की स्पेलिंग भी पूछा था, चाहते तो यहाँ इमेंस पढ़ते ना, वहाँ स्पेलिंग सही कर लेते, मिला ना क्लू। ठीक है, तो देयर वर इमेंस गैप्स ऑन सेल्फ्स, सेल्फ्स मतलब जो अलमारियां रखी थी दुकान में उसमें बहुत सारा गैप था, ऑल ओवर द शॉप। आगे लिखा था कंप्लेन, कंप्लेन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, फिर आ गया क्वेश्चन कंप्लेन पे, आ जाओ। द कंप्लेन, यही वाला था क्वेश्चन, द कंप्लेन बाय द पब्लिक वाज दैट नथिंग ऑन डिमांड वाज अवेलेबल, जो हम लोग मांगते हैं वो चीज मिलती ही नहीं, डिमांड पर कोई चीज रहती ही नहीं, जैसे कोई क्या ब्रेड मांगा तो ब्रेड है ही नहीं, तो ये शिकायत थी लोगों की।
अब यहाँ लिखा है नोटिस टू क्विट। यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन था ना कि उनको क्विट करने की नोटिस क्यों आई थी। ठीक, नोटिस टू क्विट। आई प्लीडेड विद द ओल्ड स्टेशन मास्टर एंड पोर्टर, ठीक है, बट दे कुड डू नथिंग, लेकिन कोई कुछ न कर पाया। द आर्डर हैड कम, ये है ना, आर्डर आया था क्विट का, तो लिखा है द आर्डर हैड कम। यही क्वेश्चन था कि आर्डर कहाँ से आया था वहां नौकरी छोड़ने का। आर्डर हैड कम फ्रॉम हाई अप, ये हो गया फ्रॉम हाई अप। शॉप वॉज गिवन टू द न्यू कॉन्ट्रैक्टर, शॉप जो नए कॉन्ट्रैक्टर को दे दी गई। अभी इसके बाद क्या लिखा है, आई कुड नॉट कंटेम्पलेट, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द रेलवेज। आई ग्रू डिस्परेट, मैं निराश हो गया, एंग्री हो गया। आई सेड टीयर्स, ये क्वेश्चन था कि वो आंसू क्यों बहा रहे थे, पांचवा क्वेश्चन है। आई सेड, ये चौथा क्वेश्चन था, ये पांचवा क्वेश्चन। आई सेड टीयर्स एट सीइंग अ न्यू मैन, मैं आंसू बहा रहा था ये देखकर कि मेरी जगह पर एक नया आदमी वहां है। इन द प्लेस वेयर, उस जगह पर जहां आई एंड माई फादर हैड सेट, जहां मैं और मेरे पिताजी बैठा करते थे। ये पांचवा क्वेश्चन था। ठीक, तो पांचों क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ आप एक एक करके क्वेश्चन करो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या है, सेल्स वर वेरी पुअर। सेल्स वेरी पुअर क्यों थी, बताओ, सेल्स वेरी पुअर क्यों थी। इसके आगे क्या बताया गया था कारण में, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पर नए वेंडर्स को, नए पेडलर्स को हायर कर रहे थे। ठीक, क्या लिखा है, बिकॉज द कैश रिसिप्ट वर गोइंग डाउन, बिल्कुल नहीं। बिकॉज द बॉय एट द शॉप बिकमिंग मोर कैमरस, नहीं। बिकॉज द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स, यही वाला था। ठीक है, यही वाला था, बिकॉज द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, पहले वही वाला क्वेश्चन निशान लगाए थे। दूसरे में आ जाओ, उसकी अकाउंट कीपिंग क्यों गड़बड़ सड़बड़ थी। आगे देखो, यहाँ लिखा है हिज वरीज इंक्रीज्ड, या ही प्रोड्यूस्ड कैश फ्रॉम काउंटर इन अ हैप्जर्ड वे, यही है उसकी अकाउंट कीपिंग का तरीका। वो जो अकाउंट वहां से निकालता था वो बड़े हैप्जर्ड वे में निकालता था ना। अब सेल्स वर पुअर नहीं है, ही डिड नॉट नो ही वाज मूविंग फॉरवर्ड, ये भी नहीं। आगे आ जाओ, दो क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 23, 24 और 25। पब्लिक कंप्लेंट क्या थी कि जब कोई चीज मांगो तो हमको वो चीज मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या होगा, बिकॉज नथिंग वन एवर वांटेड वाज अवेलेबल, यही वाला था ना, क्योंकि जब कोई चीज मांगी जाती है तो चीज वहां पर अवेलेबल नहीं होती, ये हो गया। अब 24 पे आ जाओ। 24 क्या है कि ऑर्डर ऑफ क्विट, ये वहां प्लेटफॉर्म छोड़ने का ऑर्डर कहां से आया था, फ्रॉम हाई अप से, याद करो, ऊपर के अधिकारियों से आया था। इन्होंने स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट की पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि जो ऑर्डर आया था वो ऊपर से आया था। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ, वो आंसू क्यों बहा रहा था। अब कहानी याद करो, वो आंसू क्यों बहा रहा था, वो उस जगह पर दूसरे को देख करके आंसू बहा रहा था जिस जगह पर वो और उसके पिता बैठा करते थे। तो ये आंसर कौन सा होगा, बिकॉज ही सा अ न्यू पर्सन वेयर ही एंड हिज फादर हैड सेट। तो ये वाला आंसर हो गया। तो 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन के आंसर हो गए। आप लोगों को ये आंसर कैसे लगे, आपका डिस्कशन कैसा लगेगा, ठीक है, तो अपनी राय हम लोगों को जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।